हमारा सब्जेक्ट है साइबर फोरेंसिक, करेक्ट? तो साइबर फोरेंसिक सब्जेक्ट का किसी को आइडिया है एग्जैक्टली क्या होता होगा? मतलब कहाँ यूज़ होता होगा? क्या पर्पस होगा इस सब्जेक्ट का? सब लोग मतलब ट्राई करो आंसर करने का। साइबर फोरेंसिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? एनी गेस लाइक क्या नीड है इस सब्जेक्ट का? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट? Sorry, sir. Yes, What was sir. the question? There is a network issue The on my question, side. okay, the Uh, question was exactly why we need to study the subject name cyber forensic. So basically, I believe all the cyber frauds that are happening, right, within the finance industry, within the banking industry, also different telecom and stuff like that. So I believe in order to investigate those, we need to have cyber forensics in order to identify who the criminals are, who are the source, and basically their motive behind behind these activities. So that is why the forensics are required. This is my take on your question. Okay. Any other input on this? Why we need to study the subject cyber forensic? Any guesses? जो भी तुम्हें पता है एटलीस्ट कम, लाइक कुछ तो बोलो कि क्या क्यों नीड है इस सब्जेक्ट को स्टडी करने का? Makran almost given the 80 to 70% आंसर. सो एक्चुअली में ना ये साइबर फोरेंसिक हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं, जैसे सपोज करो अभी ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड, स्पैम कॉलिंग ये सभी बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, तो अगर कोई भी बैंक, किसी के भी बैंक से, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से कुछ भी अगर रिलेटेड स्कैम होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, तो उस इन्वेस्टिगेशन को स्टडी करने के लिए हम ये सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, साइबर फोरेंसिक। ठीक है, तो मोस्टली ये क्या होता है, एक मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं इसमें। जैसे अगर कल को कोई सपोज करो किसी बैंक ने दूसरे बैंक को कुछ भी मनी ट्रांसफर किया, लेकिन बीच में किसी ने वो मनी को ट्रांसफर अपने अकाउंट में कर लिया। अगर किसी ने ये रेलवे का स्कैम सुना था, बीच में एक रेल आईआरसीटीसी के ऊपर एक स्कैम हुआ था जिसमें ना क्या होता था कि किसी ने मैन इन द मिडल अटैक करके, जैसे 195 रुपीज का पेमेंट करना है तो वो 195.20 का पेमेंट करता था। ठीक है, 0.20 मतलब 20 पैसा जो था उस पर्टिकुलर मैन इन द मिडल की अकाउंट में जाता था। तो आईआरसीटीसी को भी ये चीज़ नहीं पता था। मतलब ये अटैक कॉमनली सबके साथ, कस्टमर के साथ हो रहा था। उस ऐसा करते करते उस जो भी स्कैमस्टर था उसने ऑलमोस्ट 500 करोड़ 600 करोड़ का चूना लगा दिया था, मतलब 0.20 पैसा से भी। तो क्योंकि हम लोग नोट नहीं करते, अगर हम लोग 195 रुपीज, तो उसके लिए प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनी, वो सारी जो भी स्टडी होती है, तो उसके लिए सब्जेक्ट होता है साइबर फोरेंसिक। तो कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर अटैक को, तो ये साइबर फोरेंसिक में हम लोग सीखेंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास बोला है कि मैं थोड़ा सा लेक्चर को जल्दी वाइंड अप करूंगा। ठीक है, आज जो मैं लेक्चर मतलब टॉपिक ले रहा हूँ वो है पी फाइल। ठीक है, कि हम लोग पी फाइल क्या होता है पहले तो वो देखेंगे। एक होता है पी, एक होता है नॉन पी। ठीक है, तो आज ये दोनों चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि क्यों नीड है पी फाइल का और क्या नीड है पी नॉन पी फाइल क्या होती है। तो किसी को मालूम है ये पी फाइल क्या होता है? मतलब पी फाइल क्या होता है, किसी को पता है या मैं स्टार्टिंग से ही बताऊं कि क्या नीड है? ये पी फाइल होती क्या है पहले तो ये बताओ। पी फाइल होता है पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो इसको दूसरा वर्ड बोलते हैं प्रोग्रामेबल एग्जीक्यूटेबल। इस वर्ड से किसी को समझ में आ रहा है ये क्या दो वर्ड क्या बता रहे हैं एग्जैक्टली? मतलब ये दोनों सेम ही चीज़ है, पोर्टेबल भी सेम है, प्रोग्रामेबल भी सेम है। और एक होता है नॉन पी फाइल, तो मतलब नॉन पोर्टेबल नॉन प्रोग्रामेबल। ठीक है, कोई एग्जांपल बताए पी फाइल का, किसी को क्या होता है पी फाइल का सबसे बेस्ट एग्जांपल? Maybe all the DLL files and all that. या करेक्ट। तो पी, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पी फाइल का क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन जिसका एक्सटेंशन होता है ना, जैसे एग्जीक्यूटेबल, जैसे अभी आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन है, जोमेटो की एप्लीकेशन है, स्विगी की एप्लीकेशन है, तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं,
तो ये सब जो होती हैं ये होती है प्रोग्रामेबल एग्जीक्यूटेबल, कि कोई चीज जो एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूट मतलब तुम्हारे सिस्टम में भी सेम एग्जीक्यूट होगी, मेरे सिस्टम में भी सेम एग्जीक्यूट होगी, तो वो मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो कि एक प्रोग्राम, ठीक है, उसको कंपाइल करके जब एक पूरी एप्लीकेशन डेवलप होती है, काफ़ी सारे डीएलएल का यूज़ करके, काफ़ी सारे सपोर्ट फंक्शंस का यूज़ करके, काफ़ी चीज़ों का, तो वो जब बनती है तो उसका हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो पी फाइल होती है, ठीक है। जैसे एक मैंने तुम्हें बताया ना अभी, सबसे बेस्ट एग्जांपल, मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सब पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, पी फाइल बोलते हैं उनको। दूसरे एंड पे नॉन पी फाइल क्या होती है, जैसे अभी पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ फाइल हो गया, जेपीजी हो गया, ओके, ये जितनी भी ये सब फाइल हैं, पीडीएफ है, ये नॉन पी फाइल है। टेक्स्ट फाइल है, ये क्या है, नॉन पी फाइल है, ठीक है। तो क्लियर हुआ बेसिक डिफरेंस क्या होता है पी या नॉन पी में, या किसी को, मैं और डिटेल में जाने वाला हूँ, लेकिन एग्जांपल के साथ समझ में आया पी फाइल क्या होती है, नॉन पी फाइल क्या होती है। Yes, sir. वेलकम अतुल, हाउ आर यू। Hello. आई एम ऑडिबल ना, मैं पूछ रहा था कैसे Yes, हो। yes, you are audible. Yeah. Just one request. Who is Vygas, please? And there is no proper name, so just checking on that. It's me, Atul. Yashraj. Oh, ओके okay. ओके शिवा, ओके। I thought, even I'll learn something. Let's join a class. तो पी फाइल और नॉन पी फाइल का बेसिक एग्जांपल क्लियर हो गया अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि पी फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, जो बहुत मतलब इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज की ना, पी फाइल का फॉर्मेट, मतलब इनडायरेक्टली बोलूँ तो पी हेडर बोलते हैं इसको, ठीक है, पी हेडर। तो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, कि पी हेडर क्या नीड होता है, एक मिनट, ओके। तो ये हो गया डोस हेडर, ये हो गया एमएस डोस स्टब, मैं ये एक्स पहले लिख देता हूँ डायग्राम, ठीक है, डोस स्टब प्रोग्राम, फिर हो गया पी सिग्नेचर, फिर हो गया इमेज फाइल हेडर, फिर हो गया इमेज ऑप्शनल हेडर, ठीक है। इसके नीचे ये आ जाता है अलग अलग सेक्शंस पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, पी फाइल टेक्स्ट डॉट आर डेटा, ये सब सेक्शंस हैं, ठीक है, डॉट आई डेटा, डॉट आर सी लोकेशन, डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ना, ये एक पी फाइल का मतलब तुम बोल सकते हो कि हेडर है, ठीक है। तो मतलब एक पी फाइल क्या होती है, मैंने जैसे बताया कि एक कोई एप्लीकेशन है, जैसे आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन अलग अलग लाइब्रेरीज का यूज कर रही होगी, अलग अलग मतलब जो सेक्शंस पे फाइल लाइव डायरेक्टरीज पड़ी होगी, उन सब का यूज करके एक पर्टिकुलर कंबाइन होके एक एप्लीकेशन रन होती है। हम लोगों को तो फ्रंट एंड पे सिर्फ वो एप्लीकेशन को बोलते हैं, लॉगिन पेज दिखता है, फिर लॉगिन करते हैं, ये सब चीजें दिखती हैं, लेकिन बैक एंड में वो एप्लीकेशन काफ़ी सारी डीएलएल लाइब्रेरीज का यूज़ कर रही होंगी, काफ़ी सारे सेक्शंस का यूज़ कर रही होंगी, काफ़ी सारे मतलब तुम बोल सकते हो मेमोरी लोकेशंस का यूज़ कर रही होंगी स्टोरेज के लिए। तो एक पर्टिकुलर फाइल जो पी फाइल होती है, उसको स्टडी करना पड़ता है हम लोगों को जब हम लोग किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सब तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पी फाइल, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पी फाइल एंड एक्सप्लेन द पी फाइल हेडर एंड पी फाइल हेडर,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में ये चीज़, इसके बारे में नॉलेज होना। तो पहले अगर तुम्हें चाहिए तो ये तुम ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम। मैंने बन So just one question regarding P file. So it is not actually executed on its own, right? There may be some program which is calling it, and I understand it is related to registry files for Windows where it is being called. So या what is the main program which is calling these P files? मेन प्रोग्राम कॉलिंग दिस पी फाइल मीन्स, मैंने एग्जांपल के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि मतलब मैंने कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करी थी, करेक्ट? तो वो एप्लीकेशन को हम लोग तो फ्रंट एंड से, जैसे मैंने तुम्हें जैसे मालवेयर सेंड किया एग्जांपल के लिए, ठीक है? Hmm. तो मालवेयर कैसे, मैंने था तुम्हें एग्जांपल के लिए डिक्शनरी सेंड किया एक एप्लीकेशन बना के। तुम डिक्शनरी खोल रहे हो ओपन करके, तुम्हारे पेज पे फ्रंट एंड में डिक्शनरी दिख रहा है, बैक एंड में लेकिन Hmm. डिक्शनरी के जो पीछे चीजें हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होती है सस्पिशियस वे में। ओके, Hmm. तो उस केस में कैसा होता है कि आपके स्क्रीन के ऊपर तो सिर्फ डिक्शनरी ओपन हो रही है ना, तो आपको लगेगा कि मैंने डिक्शनरी की एप्लीकेशन रन कर रही है, लेकिन बैकएंड में Hmm. हम लोगों को स्टडी करने के लिए उस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। जैसे अब तुम एग्जांपल के लिए मैंने आपको मालवेयर सेंड किया, आपने डिक्शनरी खोली, उसमें अपना काम किया और उसको क्लोज कर दिया, ठीक है, और अपना सिस्टम शट डाउन कर दिया, लेकिन आपको अगले दिन आप सिस्टम खोलते हो तो वो करप्ट हो जाता है। ओके, अब करप्ट हुए बाद तो उससे पहले आपको ये तो पता था आपने ये डिक्शनरी कहाँ के कौन से सोर्स से डाउनलोड करी है, करेक्ट? मैं Hmm. मतलब डिटेल में बता रहा हूँ। तो उस डिक्शनरी को जब आपने डाउनलोड किया तो एक पर्टिकुलर हैश जनरेट हुआ होगा उस पर्टिकुलर फाइल का। मैं अभी फ्यूचर Yeah. में थोड़ा भी और बताऊँगा कि हैश क्या होता है, पहले तो सब चीज़ें, ठीक है? तो एक हैश जनरेट हुआ होगा, उस हैश को हमने डाउनलोड किया दोबारा से उस फाइल को, फिर उस फाइल को मैंने एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, स्टैटिक एनालिसिस किया एग्ज़ाम्पल के लिए। तो वो जब मैं Hmm. स्टैटिक एनालिसिस कर रहा था, मैंने क्या किया कि उस फाइल को इस समय एग्ज़ीक्यूट नहीं किया। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, सिर्फ़ मैंने उस फाइल के टुकड़े कर के उसको ओपन किया। टुकड़े मतलब मैंने उस Hmm. फाइल का एग्ज़ैक्टली सोर्स कोड पढ़ के लिया। ठीक है? Hmm. तो उस पर्टिकुलर जब मैंने एप्लीकेशन का सोर्स कोड स्टडी किया, तो मेरे को अलग-अलग चीज़ें पता चली, लाइक कि उसके अंदर कौन से सेक्शंस हैं, कौन से डीएलएल हैं, कौन से मतलब उसका जो कुछ भी मैंने इनपुट डाला है, जैसे लॉगिन है, तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कौन सी लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहा है यूज़र आईडी पासवर्ड, कौन से आईपी पे कनेक्ट हो रहा है। तो बैकएंड की जो चीज़ें हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम बोलते हैं पी फाइल हेडर का नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब ठीक Okay. है, एक होता है नॉन पी फाइल मैंने बताया था जैसे पीडीएफ है। पीडीएफ क्या है? वो तो एक तरह से एग्जीक्यूटिबल फंक्शन थोड़ी है, वो तो एक ऐप मतलब बोल सकते हो पेज है जो ओपन होगा उसके, लेकिन उसको स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो डिफरेंस है पी एंड नॉन पी में, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब पी फाइल में भी मैंने इन डिटेल बता दिया कि कैसे स्टडी करते हैं। हर चीज़ एक मतलब अभी मैं बताऊँगा कि पी फाइल का हेडर कैसे स्टडी करते हैं टूल्स की हेल्प से। पी स्टूडियो हम लोग आज देखेंगे एक टूल, ठीक है, थोड़ी देर में। तो अभी के लिए सिर्फ़ इतना देखो कि पी हेडर के अंदर क्या-क्या सेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं वो सब चीज़ें, मतलब पी हेडर एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? Hmm. कोई एप्लीकेशन के लिए पी हेडर बहुत मतलब बहुत स्मॉल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कभी कोई एक बड़ा मालवेयर आया, कोई भी एक बड़ी एप्लीकेशन है जैसे आईआरसीटीसी, तो उसका पी हेडर मैं स्टडी करने लगूँगा कम से कम मुझे 1 महीना 2 महीना लगेगा। और कोई एक डिक्शनरी बेस्ड एप्लीकेशन है, उसका पी हेडर मैं स्टडी करने लगूँगा, मेरे को अराउंड से 6-7 घंटा लगेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की। तो इन्फॉर्मेशन पी हेडर भी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं। लेकिन हमें जो काम का इन्फॉर्मेशन है वो कितना है, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि पी हेडर के अंदर भी स्पेसिफिक कौन-सी इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है। तो क्लियर हुआ आई थिंक ये डाउट? Yeah. ठीक है, तो अभी एक तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, जो मेरा अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर टाइम है तो, नहीं तो मैं पैसे भी भेजूँगा पीडीएफ, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग सीधा व्हाइट बोर्ड पे सब सीखते हैं। तो अभी ये डाउट क्लियर हुआ कि हम लोग पी हेडर क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या होता है, ठीक है? ओके, तो इसके अंदर मतलब पी हेडर क्या होता है, एक तरह से ना मतलब कोई भी एप्लीकेशन है, वो कैसे रन हो रही है, उसका वो सोर्स कोड को देखना। मतलब वो पर्टिकुलर पी फाइल के सोर्स कोड को देख के हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, मैं रियल टाइम में बताता हूँ जैसे, ठीक है? जैसे अभी ना एक एप्लीकेशन है एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? आज हम ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। अभी हम जब पी हेडर की एनालिसिस करते हैं तो ये कौन से पार्ट का मतलब स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस सबको पता है या नहीं पता, पहले या वो भी बताऊँ मैं? Yeah, so we have learned about that last time, so that is fine. मतलब स्टैटिक एनालिसिस इन द सेंस मैं बिना एग्जीक्यूट किए उस पर्टिकुलर Yes. सोर्स कोड को रीड कर रहा हूँ,
और वही अगर मैं उस पर्टिकुलर उसको डायनेमिक एनालिसिस में करता, मैं उस पर्टिकुलर कोड को रन करूँगा और उसकी इन्फॉर्मेशन निकालूँगा, तो वो हो गया डायनेमिक एनालिसिस। मतलब Yes. एक होता है कि जब मैं उसको उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहा हूँ विदाउट एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर फाइल। एक होता है मैं उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर हिट करके वो जैसे मैंने बताया डिक्शनरी ओपन करूँगा, फिर डिक्शनरी ओपन करने के बाद मैं उसके अलग बिहेवियर क्या हो रहे हैं, वो वाला पोस्ट रनिंग एंड बिफोर रनिंग। तो ये जो दोनों बिहेवियर होते हैं ना, बिफोर वाले को बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस, जिसमें हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। मतलब उस फाइल को क्लिक करके ओपन नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ़ उसके इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। मतलब एक बोल सकते हो कि एक अटैक हो गया, लेकिन मैं उसकी अब रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो उसमें 2 वे होते हैं, एक होता है स्टैटिक वे, एक होता है डायनामिक वे। तो ये प्रॉपर हर रिपोर्ट के अंदर हमें लगता है, ठीक है? तो अभी ठीक है, मैं अभी ये स्टडी करूँ, थोड़ा आगे डिटेल में जाता हूँ। अभी जैसे मैंने पर्टिकुलर ये फाइल है मेरे पास, ठीक है? अब मेरे को इस पर्टिकुलर पहले फाइल का हैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी को मालूम है? ये हैश पता है या वो नहीं पता है? रुको मैं पहले हैश भी बता देता हूँ। हैश क्या होता है, मेरे को कोई बताएगा? किसी को मालूम है हैशेस क्या होते हैं? I think hashes are used for checking the integrity of any file or you know any document, and there are different hash mechanisms that are MD5 हो गया, हुँ, और बाद में SHA-256. SHA-256, ये सारे हो गए। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंटेग्रिटी चेक करते हैं। So since it is an irreversible process, every file has a unique hash value. That is the And purpose. it has a definite length, as I understand. और और क्या-क्या? मैंने सब नोट कर लिया है। और किसी को कुछ मतलब मालूम है हैश के बारे में? ऑलमोस्ट अच्छा आंसर था ये। ये सब करेक्ट है, इंटीग्रिटी चेक करने के लिए फाइल की इंटीग्रिटी मेंटेन है या नहीं, वो सब कैसे पता चलता है हैश के थ्रू। देखो, अभी मैं बताता हूँ जैसे ना सिंपल वे में एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ना एक ये नोटपैड लिया है, ठीक है? मैं नोटपैड में कुछ भी लिख रहा हूँ, ओके? मैं इस नोटपैड को सेव करता हूँ, ठीक? डेस्कटॉप पे जैसे एग्ज़ाम्पल, ठीक है? टेस्ट 1। अब इस पर्टिकुलर फाइल का भी एक हैश जनरेट हुआ होगा, करेक्ट? हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? हुँ? कुछ आंसर है इसका? Sorry, sir, can एनीवे you repeat the question? Sorry, I मेरा missed it. क्वेश्चन था कि ना जो ये एक फाइल मैंने अभी टेस्ट करके सेव करी है डॉक्यूमेंट के ऊपर, कुछ भी रैंडमली ऐसे इनपुट डाला, तो उसका एक हैश जनरेट हुआ होगा या नहीं? Yes, yes, absolutely correct. Yeah. करेक्ट? तो मैं उस पर्टिकुलर फाइल का हैश चेक करता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने उस पर्टिकुलर फाइल का हैश चेक किया, जैसे ये 3-4 हैश दिखा रहा है। हमारे जो काम के हैश होते हैं, एक होता है SHA-256, एक होता है MD5, एक होता है SHA-1। तो ये जो हैश हैं, ठीक है? ये 3 एल्गोरिथम के बेसिस पे अपने आप कैलकुलेट होके आ जाते हैं। तो एक तरह से ये फाइल की इंटीग्रिटी के बारे में बताते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसका SHA-256 खोला, अभी देख रहे हो इसका SHA क्या आया, E41C समथिंग आया। जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर फाइल में थोड़ा-सा भी मॉडिफ़ाई किया, ओके? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर 3-4 वर्ड और डाल दिए, नेक्स्ट लाइन में भी कुछ और डाल दिया। तो मैंने इसको दोबारा सेव किया, अब इस फाइल का हैश चेंज हुआ होगा या नहीं? Yes. हुआ होगा, हुआ होगा। Yeah. करेक्ट? Yes, yes. तो इसकी वजह से इसकी इंटीग्रिटी ब्रेक होगी, Hmm. करेक्ट? Yeah. तो ये चीज़ क्या होती है, मैं अभी देखो उस समय स्टार्ट हो रहा था ई से, अभी क्या हो गया सी से, ठीक है? तो हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं हैश के बारे में? मतलब ये हमें फोरेंसिक में क्यों लगेगा? मतलब ये पर्टिकुलर हैश का नॉलेज होना चाहिए, मतलब क्यों लगेगा? मेरे को कोई एग्ज़ाम्पल बताएगा कि मतलब मैंने ये क्या होता है, अभी देखो, मैं ये हैश बार-बार क्यों बोलता हूँ? जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड एनालिसिस फाइल होती है, जैसे किसी टाइम पे किसी ने कोई एक फाइल को एनालिसिस करके रखा है पहले से। मतलब जैसे ठीक है, एक मालवेयर है एग्ज़ाम्पल, या एक स्पैम पेज है या फिश पेज है, कोई भी एक चीज़ है, ठीक है? फिश पेज हो गया, ठीक है? या मालवेयर हो गया, या कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, जैसे आईआरसीटीसी है, ठीक है? इस पर्टिकुलर फाइल का एक कोई ना कोई तो हैश होगा। अगर जैसे मालवेयर है, तो किसी ने किसी टाइम पे इस पर्टिकुलर मालवेयर की जब इन्वेस्टिगेशन की होगी, तो उसका एक हैश को उन लोगों ने ब्लॉक किया होगा, करेक्ट? जैसे अभी मैंने इस पर्टिकुलर मालवेयर है, जैसे मेरे पास एक मालवेयर है एग्ज़ाम्पल के लिए, मैं वो खोल लेता हूँ। जैसे ये एक मेरे पास मालवेयर है, ठीक है?
अगर मैं इसका हैश कैलकुलेट करते हैं, अपने यहीं पे दिख रहा है। अभी इस पर्टिकुलर फाइल का हैश आ गया, यहाँ से कॉपी नहीं करने देगा। Yes, sir. तो अभी मैं क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ। I think in order to check if the evidence are not getting tampered, I think that may be the reason, and that should be the reason why taking hash are very important on the subsequent steps during the forensics. करेक्ट। तो अभी जैसे एक पर्टिकुलर ये हैश था, ठीक है, मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं इसमें खोल के सीधा सीधा कॉपी कर लेता हूँ इसे। ठीक है, अभी मैंने इस पर्टिकुलर हैश को कॉपी किया। अब मैं जब इसको स्टडी करता हूँ जैसे, तो मैं वायरस टोटल में क्या सर्च करता हूँ, मतलब मैं ये फाइल का हैश सर्च करूंगा तो कुछ तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना। जैसे मैंने ये डाला, करेक्ट। अब देखा कि इसके ऊपर ऑलरेडी जिस पर्टिकुलर तुम बोल सकते हो जो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी के काफ़ी कंपनीज हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन के वर्डिक्ट डाल रखे हैं, जैसे दिख रहे हैं ना सब कुछ स्क्रीन पे। तो ये कैसे हम लोग चेक किए कि ये क्योंकि ये ऑलरेडी किसी कंपनी ने इसके इन्वेस्टिगेशंस पहले करके रखे हैं। तो इससे मेरे को अवेयरनेस हो गया कि ये हैश जो है, ये पर्टिकुलर फाइल जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो उस जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोई भी घर है उसका एक एड्रेस तो होता है। हम वो लोग बोलते हैं ना, ये वाला घर का एड्रेस अगर हाउस नंबर 383 है तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाओगे तो तुम्हें उस पर्टिकुलर एड्रेस घर पे क्या जाके मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो घर है, मॉल है, क्या है। करेक्ट। तो उसी वे में क्या होता है, एक फाइल का भी एक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस 3 तरह के होते हैं, एक होता है SHA-1, एक होता है MD5, एक होता है SHA-256। अगर उस घर के, अब जैसे मैंने क्या बोला कि अब मैंने उस फाइल के अंदर थोड़े से भी चेंजेस किए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस मॉडिफाई हो जाता है, अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं बताता हूँ, एक बिल्डिंग है, ठीक है? तो उस बिल्डिंग में 5 फ्लोर थे, ठीक है? लेकिन थोड़े दिनों बाद उसमें कंस्ट्रक्शन होके 7 फ्लोर बना दिए, तो टोटल 7 फ्लोर हो गए। तो हर फ्लोर के ऊपर एड्रेस चेंज हो जाएँगे कि फ्लैट नंबर 1 ये, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपडेट हो जाती है। सेम वे से क्या होता है, एक फाइल में कैसे एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने कि एक फाइल है, उसमें थोड़े से भी माइनर चेंजेस किए, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके हैशेस चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम क्यों स्टडी करते हैं पहले तो, अब कल को मैं बताता हूँ। अभी जैसे तुम्हारे को मैंने एक मालवेयर दिया है, ठीक है? मतलब मेरा एक इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मकरान तुम्हारे पास एक मालवेयर था, ठीक है? तुम्हें पता है कि तो वो मालवेयर ना सारी कंपनीज़ में ऑलरेडी एंटीवायरस डले हुए हैं, तो वो ब्लॉक हो रहा है, ठीक है? लेकिन तुम्हें पता है कि अब तुम सारा सोर्स कोड तो वापस लिखोगे नहीं। तुमने इसी पर्टिकुलर मालवेयर के सोर्स कोड का यूज़ करके एक नया मालवेयर डेवलप कर लिया। मतलब तुमने क्या किया, इसी फाइल इसके ऊपर ही एक पैक्ड फाइल और लगा दी, जिसकी वज़ह से क्या हो गया कि इसी फाइल के ऊपर तुमने एक और वेरिएंट हल्का-सा थोड़ा मॉडिफाई करके ऑटोमेटिकली सेम ही फाइल थी, लेकिन तुमने थोड़ा-सा मॉडिफाई किया और सेम एक और नया सेम वेरिएंट का मालवेयर बना लिया, लेकिन दोनों का एड्रेस अलग हो गया। क्योंकि पहले वो जो उस कंपनी में एंटीवायरस था उसका हैश तो इसमें ब्लॉक हो रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने थोड़ा उस फाइल को पैक्ड किया, मतलब पैक मतलब उसका थोड़ा-सा पैक वर्ज़न लगाया, मतलब थोड़ा मॉडिफाई किया और उसी का ही दोबारा हैश बदल गया। फिर तुम उसी पर्टिकुलर फाइल को किसी दोबारा एम्प्लॉयी के ऊपर टारगेट करोगे, इस टाइम वो एंटीवायरस नहीं ब्लॉक करेगा। तो इससे क्या हम लोग मतलब समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? क्लियर हुआ ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हैश की Yes, sir. इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि हम लोग देखो कोई भी मालवेयर, अगर कोई भी हैकर होता है, पेन टेस्टर होता है ना, अब जैसे मैं एक हैकर हूँ, तो मैं सारी फाइल दोबारा थोड़ी बनाता बैठूँगा इतना। तो मैं क्या करूँगा, एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो मालवेयर था उसको डाउनलोड करूँगा, उसका सोर्स कोड में थोड़े से मॉडिफाई करूँगा, उसको मॉडिफाई करके दोबारा उसको कंपाइल करूँगा, एक नया सेम वेरिएंट का मालवेयर बनाऊँगा। क्योंकि अब मेरे को पता है कि मेरे जिस मालवेयर का मैं यूज़ करके ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, वो तो सब कंपनीज़ में पहले से ही ब्लॉक है। तो मेरे को कोई तो नया रास्ता ढूँढना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस हैश को मॉडिफाई करता हूँ, ताकि उस हैश को मॉडिफाई करके मुझे क्या पता चल जाता है कि ऑलरेडी ये हैश जो है ये तो ब्लॉक हो रहा था इसका SHA-256, ठीक है? लेकिन वो ब्लॉक ना हो तो इस बार मैंने क्या किया, उसके SHA-256 को हल्का-सा अपग्रेड करके मॉडिफाई करके उसका SHA-256 बदल दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो फाइल सिस्टम में डिलीवर होने लगी। इस बार उसको विंडो डिफेंडर ब्लॉक नहीं कर रहा। तो मोस्टली जो 90% मालवेयर अटैक्स बोलते हैं ना, दोबारा होते हैं, तो वो इसकी वजह से होते हैं क्योंकि वो लोग थोड़ा-सा फाइल में चेंजेस करते हैं, कंपाइल करते हैं, दोबारा से डिलीवर करते हैं। समझ में आया कि क्यों कर रहे थे हम? इतना क्लियर हुआ कि हैश की इंपॉर्टेंस क्या है? सबको क्लियर हुआ ना, हैश कितने तरीके से होते हैं? कितने टाइप के हैश होते हैं? कोई आंसर देगा मुझे? और क्या होता है? स्टडी क्यों कर रहे हैं हम हैश की? 3 तरीके के हैश होते हैं, एक होता है SHA-256, एक होता है SHA-1
और एक होता है MD5। ठीक है, ये 3 अलग-अलग हैश हैं जो एक मतलब एक ये 3 प्रोग्राम है तुम बोल सकते हो। ये अलग-अलग कलर के मेरे को एक एल्गोरिथम रन होता है तो ये एड्रेस दे देते हैं 3। तो वायरस टोटल जो है वो हमें 2 ही एड्रेस का मोस्टली इन्फॉर्मेशन देता है। एक होता है SHA-256 SHA-1, MD5 जो है वो नहीं देता है। ठीक है, अब जैसे मैंने वायरस टोटल में इस पर्टिकुलर SHA की इन्फॉर्मेशन निकाली, तो ये भी एक तरह से मेरे लिए स्टैटिक एनालिसिस हो गया। इसमें मैंने क्या चेक किया कि ये फाइल जो है सस्पिशियस है या नहीं, सब बोल रहे हैं ये ट्रोजन बैंकिंग मालवेयर है। ठीक है? मतलब ये हर मतलब ये जो वेरिएंट्स अलग-अलग कंपनीज़ इसके बारे में बता रही हैं, इसके अलावा मैं डिटेल्स में जाके और स्टडी कर सकता हूँ कि फाइल कैसे एग्ज़ीक्यूट होती है, सब पता चल जाता है ओवरऑल बोलूँ तो। ये मैं अब मैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, ये क्या है एक तरह से स्टैटिक एनालिसिस। तो ये भी एक साइबर फोरेंसिक का पार्ट है। तो इसमें मुझे सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये देखोगे तो अभी ये 30 मतलब 32 बिट की मतलब कहने का मीनिंग है कि 2 वेरिएंट होते हैं, एक होता है 64 कंपैटिबल, एक होता है 32। तो अगर 32 वाला जो है, वो 32 के सिस पे ही रन होगा। तो ऑटोमैटिकली मैं और डिटेल में जा रहा हूँ थोड़ा-सा। तो इसकी जो फाइल टाइप है ये कौन-सी है 32 का है। अगर यही 64 होता हाँ, Sir, may I interrupt you for a second? I'm sorry, but I have a question. So you mentioned about types of hashes. You said हुँ, that हुँ। only there are only 3 types of hashes, but नहीं, I नहीं don't think that is the correct statement. 3 मतलब इसके अलावा भी होते हैं। मतलब Uh-huh. मोस्टली जो फोरेंसिक्स में स्टडी करोगे ना वो 3 ही करोगे। इसके अलावा बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा अगर तुमने खुद का अपना एल्गोरिथम बना के एक नया हैश कैलकुलेट का मेथड बनाया तो वो भी होगा। लेकिन जो मोस्टली स्टैंडर्ड है, वो ये 3 ही है। MD5 SHA-1 टू SHA-256 मतलब कहने का मीनिंग ये है। SHA वो और भी हैशेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं राइट क्लिक करके हैश कैलकुलेट का अलग-अलग वेरिएंट देखूँगा ना, लेकिन जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री है उसमें तो SHA-256 सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि ये SHA-256 क्यों बोल रहे हैं? ये जो है एड्रेस है ना, अगर तुम इसको गूगल पे भी डालोगे ना, सारी जो अलग-अलग कंपनी ने स्टैंडर्ड बना के रखा है कि हम इसी हैश को फ़ॉलो करेंगे, जब कोई सर्च करेगा। मतलब समझे क्या तुम मतलब कहने इसके अलावा भी है बहुत सारे हैशेस होते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि यही एक 3 हैश होते हैं। अभी तुम यहीं पे देख लो वी हैश है, इसके अलावा CRC और भी बहुत हैं। तो मेरा क्वेश्चन का मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये है कि 3 मेन जो होते हैं ना, तुम्हें साइबर फोरेंसिक जब तुम स्टडी कर रहे हो, तो तुम अगली बार किसी को बोलोगे ना कि अभी विंडोज़ डिफेंडर है। अब तुम विंडोज़ डिफेंडर में भी अगर ब्लॉकिंग के मोड में जाओगे तो वहाँ तुम्हें ऑप्शन देता है आइदर SHA-1 ब्लॉक कर सकते हो या SHA-256 ब्लॉक कर सकते हो। क्योंकि स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने कि नहीं तो एड्रेस अलग-अलग हो सकते हैं। तुम उसी एड्रेस को उसी पर्टिकुलर फ़ाइल का दूसरा नया एड्रेस बना के बोलोगे कि ये एड्रेस मेरे पास है। लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है ना कि एक फ़ाइल का एक एड्रेस बना के दे दिया कि उन्होंने बोला कि हर कोई SHA-256 ही बोलेगा ब्लॉकिंग मेथड में भी कल को कुछ भी होता है तो। तो स्टेटमेंट ये है कि हैश बहुत तरह के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने वो 3 लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 3 ही है। MD5, SHA-1, Right, right. SHA-256 Understood. Understood. तो Thank या क्लियर हुआ ना? Yes, sir. Yes, clear. ओके। तो अभी ये सबको क्लियर हुआ कि हैश क्या होते हैं, बाकी लोग जो क्लास में हैं। कित आज कितने लोग हैं अभी? तो रोहित एंड राजेश क्लियर हुआ ये डाउट कि हैश क्या होता है? मैं दोबारा तुमसे पूछता हूँ, कोई तुम में से मेरे को बताएगा कि हैश क्या है एग्ज़ैक्टली? तुम क्लास में अटेंड करते हो लेकिन कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो, इसलिए मैं अब तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। राजेश या हाँ, ये हैश क्या होता है एग्ज़ैक्टली मेरे को बताओगे कि हैश क्यों स्टडी कर रहे हैं हम? हेलो, आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir, you are audible. ओके। तो कोई मेरे को बताएगा रोहित तुम बता दो कि हैश क्या होता है? राजेश आंसर क्या करो तुम्हारे को क्योंकि मुझे बोला गया है कि इंटर्नशिप के लिए चूज़ करना है तो मैं फिर उसी बेसिस पे डिसाइड करूँगा इस बार। तो कोई बताएगा कि हैश क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? क्या यूसेज है साइबर फोरेंसिक में हैश का? जितना भी तुम्हें पता है बेसिक बता दो मुझे, कोई इतना मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। To check the number of times that file has been changed, or that is one thing I can think of. ओके। मोस्टली वही कि एक तरह से एड्रेस है एक पर्टिकुलर फाइल का। वो एड्रेस क्यों देते हैं? ताकि वो एक स्टैंडर्ड रहे। कल को तुमने एक फाइल का इन्वेस्टिगेशन किया तो तुम अपनी रिपोर्ट में बनाते समय यही बोलोगे कि मैंने इस पर्टिकुलर SHA-256 का इन्वेस्टिगेशन किया। कल को कोई और एक स्टूडेंट आके बोलता है कि मैंने पर्टिकुलर
कौन सी फाइल का ताकि कौन स्टैंडर्ड बना रहे, मोस्टली उसी फाइल के ऊपर हम बोलेंगे कि उसी पर्टिकुलर हैश का हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। वो तुमने भी इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन तुम उसको अलग ही वेरिएंट का एड्रेस बताओगी, फिर कोई और आके बोलेगा मैंने इसका लेकिन फाइल सेम ही थी, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना रहे इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हैशेस की पर्टिकुलर 3 हैशेस जो होते हैं इनका इन्वेस्टिगेशन करना है, SHA-256, SHA-1, MD5। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। ठीक, अभी हाँ, तो हमारा मेन जो टॉपिक था वो पी फाइल हेडर था आज का। ठीक है, एक मिनट। अभी एग्जाम्पल के लिए, इससे पहले मैं जाने से पहले एक चीज और बताता हूँ, एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी पता है क्या होता है? किसी को एंट्रोपी पता है? नो सर। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एंट्रोपी। ठीक है, पहले के लिए एक बार मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री में तुमने सबने पढ़ा होगा एंट्रोपी एक टाइम पे, तो केमिस्ट्री पढ़ी है ना सबने? ये मेरे ख्याल से ये टॉपिक था 9th या 10th के आसपास था, एंट्रोपी होता था हमारा। जब हम लोग बोलते हैं लिक्विड का Yes, एंट्रोपी लेवल ये Yeah. था, सॉलिड का it's एंट्रोपी ज्यादा about the होता है। movement of particles. करेक्ट। ठीक है, तो वही नॉलेज को हमें यूज करना है साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, कैसे करना है वो बताता हूँ। अभी एग्जाम्पल के लिए एक पर्टिकुलर फाइल है। ठीक है, ये फाइल जो है एक छोटी एप्लीकेशन है, डिक्शनरी जैसे। ओके, और ये एक मालवेयर ही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मालवेयर बनाया था किसी ने, लेकिन ना इसका जो सोर्स कोड है वो एकदम बेसिक सा है। बेसिक सा मतलब जैसे कहने का मीनिंग है, कल को थोड़ा दोबारा बताता हूँ मैं। अभी ने तुमने एक एप्लीकेशन बनाई, तुमने से किसी ने ना, कोई तो एक डेवलपर है जिसने एक गेम डेवलप किया है। ठीक है, ओके, और तुमने इसको गूगल प्ले स्टोर पे डाला। कल को कोई एक और बंदा आके बोलेगा कि मैंने, उसने भी क्या क्या भाई, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा जो गेम है इसका सोर्स कोड उठाएगा, बस नाम बदल देगा। कल को जैसे तुम्हारे गेम का नाम था मीजो जैसे एग्जांपल के लिए, उसने सेम सोर्स कोड कॉपी किया, सब कुछ सेम रखा, गेम भी अंदर से सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, उसने तुम्हारा सोर्स कोड को कॉपी करके एक और प्रोग्राम बना दिया, उसका नाम रख दिया MX मीजो। ठीक है, एक तरह से तो जो मेन डेवलपर था उसकी मेहनत वेस्ट होगी। करेक्ट है ना? मतलब मेरी बात समझ रहे हो, इसकी तो मेहनत वेस्ट होगी क्योंकि इसने पूरा 1 महीना लगाया, कॉपी करने वाले को तो एक दिन नहीं लगा। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर फाइल को पैक्ट कर देते हैं। पैक्ट मतलब क्या होता है, जैसे इसको तुमने नॉर्मल प्रोग्राम लिखा था, उस प्रोग्राम का हम, प्रोग्राम वही है, बस उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, उसका वेरिएंट बदल देते हैं। वेरिएंट इन द सेंस कि अभी कैसे बताऊं, जैसे नॉर्मल भाषा में पढ़ने को आता है, मैं उसके ऊपर ऑफोस्केशन लगा दूंगा। ऑफोस्केशन मतलब जैसे तुमने लिखा हाय, हाउ आर यू लिखा था, ये तो तुम्हें पढ़ने को आ रहा है, लेकिन यही चीज को मैंने ऐसे करके लिख दिया कुछ लेमन लैंग्वेज में, मतलब अलग सी लैंग्वेज में लिख के, है इसका मतलब भी वही, बस इसका मतलब इसमें क्या हुआ, मैंने एंट्रोपिक लगा के, मतलब मैंने क्या किया, इसको पैक्ट करके इसका लाइन का बिहेवियर कल को समझ में ना आए सोर्स कोड को। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या मैं दोबारा से बताऊँ क्या एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? No, sir, that is understood. Just one समझ गई, query, like we are talking about entropy, and then at the same time, it seems to be just like an encryption where we are just trying to hide the source from करेक्ट, normal reading. So करेक्ट। entropy, as I हाँ, understand, it रिलेट करेंगे, has. रिलेट करेंगे। Uh, हाँ, अभी तुमने सही बोला कि मैंने एन्क्रिप्शन, तो एंट्रोपी क्या बताता है कि एन्क्रिप्शन का लेवल कितना है। ठीक है, मतलब एंट्रोपी एग्जैक्टली क्या बताता है कि अब जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है, इसके ऊपर कितने लेवल की एन्क्रिप्शन हुई है। अगर यही सपोज करो यही प्रोग्राम के ऊपर 3 बार लेवल की एन्क्रिप्शन हुई है, जैसे एक बार ये एन्क्रिप्शन का फर्स्ट राउंड सेम फाइल कर, उसी फाइल के ऊपर पहले एन्क्रिप्शन हो गया, दोबारा इसकी एन्क्रिप्शन के ऊपर भी एक और एन्क्रिप्शन कर दिया, मतलब ये बोल सकते हो एक लॉक के ऊपर एक और लॉक, एक लॉक के ऊपर एक और लॉक। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इस प्रोग्राम को ओपन करना बहुत मुश्किल है। करेक्ट, उसकी yeah. सिक्योरिटी बढ़ा दी। तो इसकी वजह से क्या होता है, एंट्रोपी का जो लेवल है वो हाई है। समझे ना? अभी मतलब कहने में मतलब ये है कि ना एंट्रोपी के अलग अलग लेवल है। Yes. अगर कोई फाइल का एक लॉक से खुल रहा है तो उसका एंट्रोपी के लेवल जो है वो इजी है। मतलब हम बोलते थे ना, लिक्विड की एंट्रोपी Mm, कम होती है जितना और सॉलिड होता जाएगा, जितने और मतलब मूवमेंट कम होंगी, मतलब और सॉलिड होता mm, जाएगा, उस वजह से उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। सेम वे से इसमें क्या होता है, जितना लेवल का हाई लेवल के ऑफोस्केशन है,
जितनी एक वो पर्टिकुलर फाइल के ऊपर और ऑफस्केशन, एक के ऊपर एक और, एक के ऊपर एक और, जितना उसका एनक्रिप्ट, मतलब तुम बोल सकते हो जितना एनक्रिप्ट बोलो या ऑफस्केशन बोलो, जितना ऑफस्केटेड है उसका प्रोग्राम, उतना ही उसको डीऑफस्केट करना मुश्किल है, मतलब उसको उतना ही इजी नहीं है अनपैक करना। तो इसलिए बोला जाता है जितना पर्टिकुलर मालवेयर जो होता है ना, उसकी भाषा में हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी का लेवल कितना है। अभी मैं बताऊंगा कि एंट्रोपी हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, मैं थोड़ा अभी अपकमिंग स्लाइड में सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी क्लियर हुआ ना कि एंट्रोपी क्या होता है, Yes. ठीक है। सबको क्लियर है ना एंट्रोपी क्या होता है, Yes, sir. ठीक है। तो अब मेरा मेन जो था एंट्रोपी क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं अभी फ्यूचर, अभी 5-10 मिनट तो सारा प्रैक्टिकल में सब बताऊंगा तुम्हें आज, ठीक है। तो एंट्रोपी क्लियर हो गया। हाँ, तो अभी अभी देखो इस पर्टिकुलर पीपीटी में जाके अभी देख लो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है इसका पजल का एंट्रोपी कम है, जबकि एक राइट हैंड साइड में कांच है, तो उसका मतलब एग्जांपल के वे में बताया हुआ है, तो ये एंट्रोपी ज्यादा है। तो मालवेयर के लैंग्वेज में क्या होता है, अभी एंट्रोपी के ना ये लेवल्स हैं 4 और 5, अगर किसी प्रोग्राम की एंट्रोपी कैलकुलेट होके आ रही है, कैलकुलेट होके आती है, हमें खुद नहीं करनी है, इसके लिए भी एक प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें कैलकुलेट करके बताते हैं कि एंट्रोपी कितनी है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो अगर अगर स्कोर 4 और 5 है तो मतलब समझने का कि प्रोग्राम को इतनी एंट्रोप मतलब वो नहीं है। अगर 6 और 6 के आसपास है तो मतलब समझने का कि प्रोग्राम जो है वो ऑफोस्केटेड है, मतलब उसको एक लेवल की बोल सकते हो एनक्रिप्शन लगी है। अगर वो 7 और 8 है स्कोर, तो बोलने का कि बहुत ही हाईली एनक्रिप्टेड कोड है जिसको डीऑफोस्केट करने में जान जाएगी, तो वो फाइल को इजी नहीं होता मतलब नॉर्मल पढ़ना, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे अभी। तो इसके लिए हमने ना एक टूल है, अब मैं रियल टाइम में जाता हूँ, प्रैक्टिकल करते हैं अभी हम, ठीक है। तो जैसे ना अभी मैं एक टूल खोल रहा हूँ पी स्टूडियो, ठीक है। पी स्टूडियो मुझे क्या बताता है, पी स्टूडियो मुझे बताता है कि ना एक तुम बोल सकते हो एक टूल है जिसमें ना पी फाइल की सारी इंफॉर्मेशन देता है, जो मैंने हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले हेडर देखा था, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक हेडर देखा था, सबको याद है ना वो हेडर क्या था, कोई मुझे, मैंने बोला था ये डायग्राम भी बना लो, हेलो। Yes, sir. तो पी फाइल को स्टडी करने के लिए एक टूल यूज करने वाले हम लोग पी स्टूडियो। इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं, हेक्स एडिटर भी होता है। दो टूल्स मैं जो हम लोग इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज करते हैं, मैं वो दोनों टूल का नाम लिख देता हूँ पहले। So will it give the same information what you have shared in that diagram, Yeah. like sequence wise? हाँ, Okay. एक टूल है पी स्टूडियो, एक है हेक्स एडिटर, ठीक है। तो दोनों टूल्स को यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर पी फाइल का बिहेवियर बोल सकते हो या उस पर्टिकुलर फाइल का प्रोग्राम्स को स्टडी करते हैं, सोर्स कोड को। और इसके लिए सोर्स कोड को हम लोग थोड़ा बेसिक लेवल पे ऐसा नहीं है कि मैं पी फाइल को जब स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे हर इन्फॉर्मेशन समझ आनी चाहिए। सबको क्लियर है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिसने प्रोग्राम लिखा है वो उसने लिखने के लिए कम से कम 30 से 60 दिन लिए होंगे, उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं 30 मिनट में नहीं सीख सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें वो ट्रिक्स बताऊंगा कि जो इन्फॉर्मेशन तुम बेसिक जानना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर फाइल को एनालिसिस करने के लिए, तो वो मैं बताता हूँ। अभी क्या करने का, पहले ना यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये पी स्टूडियो जो टूल है ये तुम तुम्हारे विंडोज पे भी डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्री का है, इसके लिए कोई पेड नहीं है, ठीक है। इस पर्टिकुलर फाइल जो भी अभी ये फ्री फाइल है, इसको क्या करने का, सीधा ड्रैग करने का, ठीक है। ये मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे देता है, साइड में दिख रहा है इंडिकेटर्स दो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये जिसके ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक तरह से हेडर है, दिख रहा है ना ये हेडर। Yeah. तो ये एक या 2 मिनट लेता है सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फाइल की कैलकुलेट करने में। किसी को कुछ डाउट है इसमें, कैसे ओपन किया, कैसे इसमें फाइल को ओपन करना है, कुछ डाउट है इसमें, ये सबको क्लियर है। Yes, sir. हाँ, just drag and drop करना है ना। हाँ, वो भी एक मेथड है, और इधर तुम फाइल यहाँ पे जाके फाइल ओपन भी कर सकते हो, जो भी मतलब पाथ है उसका, ठीक है। ओके। अभी देखो, अभी मैं जैसे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर इंडिकेटर्स में जाता हूँ,
ठीक है। इंडिकेटर्स में मेरे को क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स पता ना सबको क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स पता है या नहीं पता? Set of characters. That's what the string is. करेक्ट। या मतलब हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग कई बार ऐसे फंक्शंस यूज करते हैं ना स्ट्रिंग्स बेसिस पे। लाइक कि अगर जैसे कोई एक विंडोज का फंक्शन है तो वो भी एक स्ट्रिंग ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी अगर तुम देखोगे इंडिकेटर्स, मतलब ये क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या इंडिकेटर्स हैं। मतलब इसके अंदर तुम देख, मतलब इंडिकेशन क्या दे रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली बोलूँ तो उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर के जो प्रोग्राम के अंदर चीजें हैं वो सब बता देता है कि एपीआई कौन कौन सी यूज हो रही है। इसके अलावा ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं, जो भी विंडोज के फंक्शंस बोल सकते हो, कोई भी मतलब जो स्ट्रिंग्स है ये कौन कौन सी ब्लॉक है। तो इसमें देखोगे तो ये ब्लैकली इस प्रोग्राम के अंदर 14 स्ट्रिंग्स जो है वो ब्लॉक है। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मतलब जो ऐसा नहीं है कि हम लोग पी स्टूडियो का जो यूसेज है वो सिर्फ मालवेयर एनालिसिस के लिए ही करते हैं। पी स्टूडियो का मतलब हम लोग जो है ना यूज लेजिट फाइल्स के लिए भी करते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. थोड़ा टफ है ये, पहली बार में नहीं समझ में आती ये सब चीजें, लेकिन हम यूसेज सर करते हैं इंग्लिश का। द स्ट्रिंग वाला जो पार्ट आप हाईलाइट कर रहे थे, टाइप ब्लैक लिस्ट एंड वी हैव द सेम लाइन बिलो विथ व्हाइट लिस्ट एंड काउंट एज सेम बट लेवल इज 1 and 4. हाँ मतलब ये लेवल मतलब प्रायोरिटी बोल सकते हो तुम, कि अभी देखोगे तो 2, अगर मैं यहाँ पे लेवल, मतलब एक तरह से लेवल इन द सेंस प्रायोरिटी में हाईलाइट हो रहा है रेड वाले जो हैं, अगर देखोगे तो। So और जो that 2 और is 3, मतलब probably मतलब more. एक तरह से हाईलाइट लेवल हो गया। प्रायोरिटी है कि इसके अंदर मतलब हाईलाइट करने का वे है। 3 वाले चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं कि इतना कुछ वो नहीं है। एपीआई Mhm. इसके बारे में बता रहा है, मतलब और इन्फॉर्मेशन भी देगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन दे रहा है इंडिकेटर्स, इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं। और ये अगर यहाँ पे 14 ब्लॉक लिखा है, इसका मतलब ये भी नहीं समझने का कि वो सब सस्पिशियस ही होंगी। ज़रूरी नहीं होता, कोई भी एप्लीकेशंस ऐसी होती है, विंडोज़ की काफ़ी ओरिजिनल वाली जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी ब्लॉक होती हैं। तो इस पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन से कभी भी किसी फाइल को जज नहीं करने का कि वो सच में सस्पिशियस ही है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग ये चीज़ें मैं मेरे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना हमारा, तो हम लोग क्या समझते थे कि कुछ भी ब्लॉक हो रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा ब्लैक लिस्ट है, कुछ भी है, तो उस पर्टिकुलर हैश को ब्लॉक कर दो कंपनी में। तो कई बार क्या होता है, एफपी फाइल्स की भी अब जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, वहाँ पे भी लिखा होता है काउंट टू ब्लैक लिस्टेड। तो इसका मतलब ये नहीं समझने का कि, मतलब कहने का मीनिंग है कि झट से डिसीजन ले लेने का कि ये फाइल सस्पिशियस है। और डिटेल में जानने का, जैसे अभी इसका वायरस टोटल का स्कोर बता रहा है कि 70 इंजन में से 60 इंजन इसको सस्पिशियस बोल रहे हैं। इसके अंदर फंक्शंस कितने हैं? 11 फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट वाले फंक्शंस हैं। फंक्शंस तो पता ही होगा ना सबको, जैसे प्रिंट का एक फंक्शन है तो वैसा सारे और फंक्शंस भी यूज हो रहे हैं। इसके अलावा फाइल का सिग्नेचर क्या है। कुल मिला के मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ये इंडिकेटर दे देता है कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके। और ऐसा नहीं है कि हमको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। हम सिर्फ अभी के लिए एक बार मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि क्या-क्या होता है। डोस हेडर मतलब अब इस पर्टिकुलर फाइल को विंडोज़ पे रन करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की वो मतलब बोल रहा है। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी एंट्रोपी, थोड़ी देर पहले। Yes. तो इसका एंट्रोपी का लेवल क्या है? 4. 4.3। English. मतलब ये ज़्यादा, कहने का मीनिंग है कि ज़्यादा ऑब्फस्केशन नहीं है। मतलब 4.3 को भी हम लोग 4-5 की रेंज में पकड़ते हैं। तो आइदर ये थोड़ी-सी लेवल की ऑब्फस्केशन है। मतलब कहने का मीनिंग है कि अगर इस फाइल को मैंने इसके प्रोग्राम को थोड़ा-सा भी कन्वर्ट किया इधर-उधर, तो ये मैं फाइल को वो कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। मतलब रियल टाइम इसके कोड को देख सकता हूँ। मतलब समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ? Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा मतलब डो स्टब हो गया। ये शायद उसमें खुलेगा। इसके अलावा ये हो गया काम का। और क्या होता है इसमें ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, ये होता है सेक्शंस। सेक्शंस में क्या होता है ना, हमको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर किस लेवल की कौन सी परसेंटेज है। मतलब अगर देखोगे ना, उसके अंदर 3-5 सेक्शंस हैं। एक टेक्स्ट डेटा, तो वो बहुत ही, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि ज़्यादा है। 60% तो सिर्फ इसमें टेक्स्ट है।
अब कोई भी मालवेयर होता है ना, उसको जानबूझ के उसके साइज को बढ़ाने के लिए फालतू की चीजें डाली होती हैं, ठीक है। इसके अंदर 34% मतलब रिसोर्स, मतलब ऐसा डेटा जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम रेफर कर रहा है कहीं बाहर, ठीक है। इसके अलावा मतलब कहने का मीनिंग ये है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता देता है ये हमें कि क्या किस चीज की चीजें हैं। लाइब्रेरीज, फंक्शंस, अभी देखो मेन चीज जो फंक्शंस मैंने बोले थे ना, ब्लैक लिस्टेड फंक्शंस 11, तो हम लोग देख भी सकते हैं कि अब ये 11 कौन से फंक्शन है, ये फंक्शंस है इस प्रोग्राम के अंदर जो ब्लैक लिस्टेड है। तो अगर देखोगे तो ये इसमें से जो सस्पिशियस वाले हैं, ये एक तो टर्मिनेट प्रोसेस वाला है, ठीक है, एक राइट फाइल वाला है। हम्म, ये 2-3 जो होते हैं ना, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड। अभी टर्मिनेट मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर रन होता है तो जैसे ऑटोमेटिकली बैकएंड में वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए प्रोसेस, इसलिए ये फंक्शंस का यूज होता है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मीनिंग ये है कि हम लोग पी फाइल की कोड को थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहे हैं अब, कि सच में इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस यूज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कोड में। तो आधे लोगों को मेरे को पता है ये ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक बार ना पहले पूरा देख लो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्या मालवेयर को जब स्टडी करते हैं, किसी भी सस्पिशियस फाइल को स्टडी करते हैं, तो हमको कौन कौन सी चीज में, ऐसा नहीं है कि सारे तुम्हें पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी चीज लिखा है। ये सिर्फ एक तरह से तुम्हारे नॉलेज के लिए देख रहे हो कि इस फाइल के अंदर सच में क्या क्या है। जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाते हैं ना जैसे, तो मैं ये सब चीजें मेंशन करता हूँ उसमें कि इसके अंदर ना ये सस्पिशियस स्ट्रिंग दिखी मुझे, तो ये स्ट्रिंग का क्या यूज होगा। जब मैं डायनेमिक एनालिसिस करता हूँ फिर मैं कोरिलेट करता हूँ ये चीजों का आपस में। समझा ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ? यस सर। सब सर लोग मेरे जस्ट साथ वन में बोलो। बेसिक क्वेश्चन, अभी यहाँ जैसे लिखा है फाइल हेडर और उसके बाद डिबग, तो दोनों के लिए 2019 लिखा है, तो ये व्हाट इज द ये मतलब इसका, सिग्निफिकेंस? हाँ तो ये फाइल जब बनी थी ना, उस समय इस फाइल के अंदर इतने हेडर थे, तो मतलब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का टाइम डाला होता है कि ये फाइल अगर देखोगे तो ये कब कंपाइल हुई थी। अक्टूबर 6 को ये कंपाइल हुई है। ये फाइल कब बनी थी? अ, अक्टूबर 2019 में, मतलब किसी टाइम पे इस पर्टिकुलर कोड को, मतलब ये फाइल जो है ना कंपाइल, पता है ना सबको क्या होगा। ये सोर्स कोड को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन कब बनाया गया था, जो हम्म, 2019 में। तो ये उसका टाइम स्टैम्प है, कंपाइलेशन का टाइम स्टैम्प, ओके। ठीक है। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। अब जैसे ना, अब मैं अगर देखूंगा तो स्ट्रिंग्स में जाता हूँ। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ना काम की चीजें जैसे ब्लैक लिस्टेड वाली हैं, कौन सी 14 ब्लैक लिस्टेड स्ट्रिंग्स हैं वो भी देख सकते हो। तो ये रेज, टर्मिनेट प्रोसेस, ये सब वही आ गई, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ना और हिंट भी हैं, जैसे हिंट है अभी 123 हिंट है। लेट्स सी हिंट क्या क्या देता है। फिर मैंने इस फाइल का इन्वेस्टिगेशन करके रखा है इसका क्योंकि मुझे पता है ये फाइल, अब मैंने इसका डायनेमिक एनालिसिस करूंगा तो मेरे को 2 मिनट लगेंगे तुम्हें बताने में मेन इन्फॉर्मेशन कि क्या एग्जैक्टली कैसे रन करती है ये फाइल, क्या था इसमें। लेकिन मैं चाहता नहीं, तो मैं क्या करूंगा आज के लिए तुम्हें फाइल जो है ना पासवर्ड लगा के देता हूँ, ठीक है। सबको चलेगा ना अगर मैंने मेल पे ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट करके भेजी? हेलो? मीन्स आई होप लाइक इट वोंट बी हार्मफुल फॉर आवर पीसीज, राइट? हाँ, हार्मफुल इन द सेंस अगर आप डायनेमिक एनालिसिस करोगे मे भी हार्मफुल हो सकती है, वो भी अगर कंट्रोल मैनर में। लेकिन ठीक हाँ, है, रहने देता हूँ, 1-2 क्लासेस लेते हैं फिर मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, ठीक है। अभी नहीं करता, इसका आज मैं सिर्फ ई फाइल का। लाइक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फाइल, मीन्स क्या डैमेज करता है ये? ये ना मतलब अगर इसको रन करोगे ना तो ये आपके जो क्रेडेंशियल्स है ना सिस्टम के, वो सारे चुरा लेगा, ओके। ठीक है। ओके। मतलब जो भी अगर रनिंग टाइम पे अगर आपका कोई भी सेशंस जो ओपन है ना, जैसे आउटलुक ओपन हाँ, है इनके, तो ओपनिंग वाले जितने भी सेशंस हैं उनका क्रेडेंशियल ले लेगा और सीधा आईपी पे भेज देगा। ओके। 5 आईपी मैं दिखाऊंगा इसका, जब मैं डायनेमिक एनालिसिस करूंगा ना इस फाइल का, तो मैं सब हम्म। चीजें आपको मे बी नेक्स्ट क्लास में इसका डायनेमिक एनालिसिस करके दिखाता हूँ। मीन टाइम अगर चाहिए किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मैं आज ना इसका हैश जो है ना वो वो डाल देता हूँ। एक काम करता हूँ, हैश डाल देता हूँ SHA-256,
जिसको अगर इन्वेस्टिगेशन करना है वो इसका गूगल से हैश को डाउनलोड कर ले। ठीक है, चलेगा ना? Yeah. Yes, and does antivirus interfere in its execution? हाँ, कर सकता है, लेकिन उसके केस में फिर डिफेंडर से इसको वो करके रखना पड़ेगा, हाइड करके। डिफेंडर ही ब्लॉक कर देगा पहली बात तो इसको। Okay. ठीक है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें सीखने के लिए करना पड़ता है, इतना कुछ नहीं है। 1-2 बार विंडो उड़ भी गई, लेकिन कंप्यूटर ऑफिस वाले लैपटॉप में मत करना, नहीं तो नौकरी जाएगी। और पर्सनल लैपटॉप में ठीक है, ये सब चीज़ें कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ ये फिर इससे थोड़ा आप प्रिकॉशंस भी बोल देना, हम सब लॉग आउट करके फिर रन कर देंगे। प्रिकॉशन यही है कि अब मैं कैसे, हम लोग वीएम में करते हैं मोस्टली। प्रिकॉशन सबसे बेस्ट होता है, कोई भी मालवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए वीएम वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लो, ठीक है? और उसके अंदर 30 दिन का विंडोज़ का लाइसेंस मिलता है ना, फ्री वाला, वो डाउनलोड करके उसके अंदर ये पी स्टूडियो को डाउनलोड कर लो और इन्वेस्टिगेशन चालू करो। मतलब समझे ना आप कहने का मीनिंग क्या है? Yes. But anyway, even in that case, VMware would be on top of our system, right? So anyway, it is connected नहीं, to. ये मालवेयर नहीं, इतना लेवल का नहीं है जो मैं अभी दे रहा हूँ ना, Okay. ये वीएम्स के बाहर नहीं आएगा। Okay. ठीक है? तो आज का मेरे को ये बताएगा कि आज हमने क्या-क्या सीखा अभी तक। पी फाइल का बेसिक हेडर एनालिसिस, हेडर के पार्ट्स देखे, जो मैंने बताया था कि इतने हेडर्स होते हैं। ये सब जो मैंने अभी दिखाए थे ना आपको, ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में, ये सब हेडर्स हैं पी फाइल के। Okay. हेडर्स क्या होते हैं पहले तो कोई मुझे ये बताओ, हेडर क्या होता है? Header is a generic information about that file where it जैसे हमने लास्ट इसमें नेटवर्किंग के इसमें हेडर का लिखा सीखा था, तो उसमें जैसे ईमेल हमने एड्रेस होता आईपी, होगा। हाँ, टारगेट और सोर्स आईपी Target it एड्रेस, has. हाँ, so that type of information is करेक्ट, available in the header. ठीक है? तो एक तरह से जेनेरिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट फाइल, की बेसिक इन्फॉर्मेशन की फाइल के अंदर क्या-क्या मतलब हो सकते हैं। तो अब जैसे अगर सपोज़ करो, मैं अगर किसी को इंटरेस्ट होता ना, तो मैं अभी देखता हूँ जैसे ना, अभी एग्ज़ाम्पल के लिए अभी मैंने पी फाइल का एग्ज़ीक्यूट किया था, करेक्ट? सेम वैसे मैं ना एक नॉन पी फाइल का भी करके दिखाता हूँ। तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता ये, क्योंकि नाम तो भी नहीं है, हेडर के पी फाइल बारे का में हम दिखाता है। ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ मेटा इधर डेटा देखो, ऑफ दैट स्पेसिफिक। करेक्ट, बोल सकते हैं। अभी देख रहे हो, इसके बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल को इसमें ड्रैग किया, तो क्योंकि इसके अंदर कोई सोर्स कोड ही नहीं है ना, तो इसके अंदर सिर्फ़ ये 3 इन्फॉर्मेशन चेक करने का ट्राई किया, लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं। तो एक तरह से बोल सकता हूँ, जैसे कोई पी फाइल, अभी मेरे साइड से ना एक असाइनमेंट रहेगा कि ना, एक आप ना खुद के तरफ से ना कोई भी एक एप्लीकेशन जो होती है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भी एक एप्लीकेशन ले लो। अभी जैसे एग्ज़ाम्पल मैं ना ये वाला ले लेता हूँ, लेजिट है ना ये तो पाइथन का वो। तो आप अपने साइड से एक असाइनमेंट बनाओ कि जिसमें ना कोई भी एक लेजिट फाइल का बोल रहा हूँ, उसका पी हेडर को स्टडी करने का ट्राई करो। जैसे अभी ये इसको ही करते हैं अपन, ठीक है? अभी मैंने बोला था ना, इस तरह स्ट्रिंग्स जो है इसको भी ये ब्लॉक कर सकता है, तो ये देखो। Sir, we लेकिन can इसका study any DLL as well on our laptop, right, or करेक्ट, desktop. करेक्ट, हाँ, मतलब इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मेन मशीन के ऊपर एक काम करो, जो इसकी लेजिट फाइल का पी हेडर एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाओ और वो मेल कर दो मुझे, ठीक है? ताकि मुझे समझेगा कि सच में किसको क्या समझा, क्या नहीं समझा, और नेक्स्ट क्लास में मैं और डिटेल में जाता हूँ फिर, ठीक है? चलेगा ना? आज हाँ, के लिए मैंने अभी Yes, तक sir. 3 चीज़ें सीखी थी, सिर्फ़ बताई हैं। एक बताया हैश क्या होता है, एक बताया एंट्रोपी क्या होती है, एक बताया कि पी फाइल के हेडर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जैसे एक होता है डोस हेडर, एक होता है सेक्शंस, मेन जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं सेक्शंस, इसके अलावा होते हैं इंडिकेटर्स, स्ट्रिंग्स, जो भी चीज़ें मैंने दिखाई हैं। तो कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पहले, तो पी फाइल होती क्या है? तो पी फाइल क्या होती है उसके बारे में बताना है, बेसिक लाइन लिख के कि पी फाइल इज़ नथिंग बट पोर्टेबल एक्जीक्यूटेबल फाइल व्हिच कैन बी रन ऑन एवरी मशीन। ठीक है? और एक इसके बारे में फिर बताना है कि पी फाइल हेडर क्या होता है। फिर उसके बारे में जब मैं हेडर पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को ये डायग्राम एक्सपेक्टेड है। जो ये डायग्राम मैंने दिखाया था ना अभी पी फाइल का, ये वाला, अ, ये वाला डायग्राम, तो ये मुझे एक्सपेक्टेड है। ठीक है? समझा ना कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएँगे एग्ज़ाम में। सबको क्लियर है आज का हमने क्या-क्या सीखा?
तो Yes, लेट Yes, मी sir. स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो इसके Yes, अलावा sir. हमने आज टूल भी सीखा है